पहले गोडाउन बने और फिर कानून बना। उनको कैसे पता चल गया था कि ये सब हमको इतना स्टॉक कर सकते हैं, जमाखोरी रद्द हो सकती है? जमाखोरी को भी कानूनन रद्द करने वाले ये लोग हैं कि कोई कितना भी जमा करे उस पर कोई भी बंदी नहीं है। अब कौन जमा करके रख सकता है? किसान तो घर में जमा करके नहीं रख सकता, क्योंकि उसे तो अगला खर्चा करना है, घर का खर्चा करना है, अगली जो फसल है वो लेनी है, उसके लिए काम करेगा। ये जमा करेगा। आज हम जो भारत में किसान आंदोलन चल रहा है उसके विषय में बात करने वाले हैं। मैं सोचता हूं कि भारत के इतिहास में, हो सकता है विश्व के इतिहास में भी, इतने सारे किसान एक साथ आकर अपने ऊपर जो कानून अन्याय मूलक लगाए गए हैं उसके विरोध के लिए उतरे हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी आपने देखा कि हमने कुछ कानूनों का बहिष्कार किया था, पर उस समय इतनी मात्रा में लोग जमा नहीं हुए थे। जगह जगह आंदोलन हो रहे थे, लेकिन इस प्रकार लाखों लोग चारों ओर से राजधानी की तरफ आए, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये इतिहास में पहला और बहुत लोग रास्ते पर आकर अपने अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, बैठे हैं। एक माह बीत गया है, एक महीना हो गया है। बूढ़े बड़े सभी लोग, चारों तरफ से आए हुए लोग यहीं रह रहे हैं। मुझे इनके जज्बे को सलाम करने की इच्छा है और मैं उनको सलाम करता हूं, क्योंकि ऐसा भारत में नहीं विश्व में भी पहली बार हो रहा है। आपने देखा होगा कि किसान आखिर रास्ते पर क्यों आ गया है। किसान रास्ते पर आए। आज तक तो हमने सोचा था कि किसान तो सिर्फ मरने का काम करता है, आत्महत्या करने का काम करता है, तो उनको खिलाता है, और जब भी कोई चीज सस्ती होती है तो वही चीज, किसान की ही चीज सस्ती होती है, दुनिया की और कोई चीज सस्ती नहीं होती। ये कभी आपने सोचा है कि लोगों को खुशी कब होती है? अरे गेहूं इतना कम मिल रहा है, अरे भाजी गिर गई, यानी भाजी के भाव कम हो गए, ये सब्जी मिल रही है, सड़ रही है। तो ये सारी बातें हम देखते हैं, ये किसानों के हैं। महात्मा फुले ने महाराष्ट्र में बहुत सुंदर आंदोलन किया था किसानों के साथ, और उन्होंने किसानों का कोड़ा नाम से एक किताब भी लिखी। उसमें लिखा है कि किसान को ये इजाजत नहीं है कि वो दिवाला निकाल दे, क्योंकि जो व्यापारी है, अगर उसने सब पूरा चौपट कर दिया, धंधा चौपट हो गया, कर दिया या माल दबा लिया, तो वो एक दिया रास्ते पे लगा देता है और कहता है कि मेरा दिवाला निकल गया। किसान ऐसा नहीं कर सकता। या तो वो जिंदगी भर उसके यहाँ पर मजदूर बन के काम करेगा, या तो वो जिंदगी भर कर्जा चुकाएगा, या अपनी जमीन गंवाएगा। इतनी सारी बातें हैं। आपने देखा होगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग मुझे याद आ रहा है। ये महत्वपूर्ण प्रसंग इस बात के लिए है कि महाराष्ट्र में एक बार किसानों का मोर्चा निकला था, और वो मोर्चा, जिसे हम सचिवालय कहते हैं, उस जमाने में सचिवालय पर गया था। उस समय वीजी खेर नाम के मुख्यमंत्री थे। जैसे ही किसानों का मोर्चा आया, उन्होंने मराठी में कहा, पुंडलिका भेटी पर ब्रह्मा आलेगा। ये साक्षात भगवान भक्त से मिलने आए हैं। और वो उठ के बाहर आए और उन्होंने उन किसानों का स्वागत किया। मुझे ये प्रसंग इसलिए याद आता है कि यहाँ पर इतनी असहनशीलता है, किसानों के बारे में इतनी उपेक्षा है कि कोई भी एक बड़ा नेता जो सत्ता में हो, वो वहां आके नहीं आया और न ही उनकी बातें सुनी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, और एक मुझे बात याद है कि किसानों की लूट किस किस तरह से होती है। गोदावरी परुलेकर महाराष्ट्र की बहुत बड़ी किसान नेता थी। वो पहली बार जब गई, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उनको पता नहीं था, आदिवासी की सभा थी, एक लाल झंडा कहीं से उन्होंने लाया था और वो पेड़ पे कांटों से लगा दिया था, क्योंकि उस समय
न कीले थे न कुछ थे, तो कांटों से लगा दिया था। और न जाने क्यों उन्होंने कहा कि सभा खत्म होने के बाद कि चाय मिलेगी। अब आदिवासियों ने चाय नहीं सुनी, तो एक भागता हुआ गया और दुकानदार के पास गया और उसने कहा कि चाय चाहिए और वो बताओ कैसे बनाती है। तो उसने बताया कि चाय भी दूंगा और बनाने की विधि भी दूंगा, ऐसे ऐसे करना है, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। अब उस आदिवासी के पास तो पैसे नहीं है, तो उसने कह दिया कि तुम 2 साल तक मेरे यहाँ मजदूरी करेंगे। तो उसने हाँ कह दिया और वो चाय का बर्तन, वो सारी चीजें लेके आया और वो चाय बना के दी। पता नहीं चला, बाद में पता चला गोदावरी परुलेकर को कि मेरे एक चाय के लिए एक आदिवासी किसान ने अपने 2 साल उसकी खेती पर काम करने के लिए एक मजदूर कर दिया था, और जो उसके यहाँ पे बंधुआ मजदूर करके काम करता था। ये बाद में पता चला। तो क्या है हमारे देश की किसानों की हालत, जब महात्मा फुले लिखते हैं कि किसान ही तो जिंदगी बनाता है, लेकिन किसानों के लूटने के हर तरीके होते हैं। तो इस बार किसान आगे आ गया है। उसने सब अपने लोगों को, यानी अपने जो कोई विरोधी है उन सबको पहचान लिया है, और ये पहचान कर वो सामने आया है। ये क्या है 3 कानून? ये 3 कानून ये है, ये किसके लिए बनाए गए हैं? वो कह रहे हैं हमको नहीं चाहिए, ये हमारे भलाई के लिए नहीं है ये। और किसान को पता है कि क्यों भलाई के लिए नहीं है। कहते हैं कि आप अपना माल कहीं भी बेच सकते, मंडी में भी बेच सकते, बाहर भी बेच सकते। इसका मतलब बाहर जो कोई आदमी होगा जो प्राइवेट खरीदेगा उसको भी दे सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कौन खरीदेगा और कैसे खरीदेगा, और कौन प्राइवेट बिना नफे से खरीदेगा। तो ये बहुत तरीके से इन्होंने ये कानून ऐसा उलझा दिया है। उन्होंने कहा है कि आप कहीं भी बेच सकते हैं, मंडी में भी बेच सकते हैं, बाहर भी बेच सकते हैं, कंपनियों को बेच सकते हैं, और आपको सब पूरी छूट है, और ये स्वतंत्रता दी है उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने कही है कि ये जो कानून है, इस कानून के अंतर्गत आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकते हैं। किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, यानी ये जो आप आपस में करार करेंगे, इसका फैसला भी वो वहां का जो अधिकारी है वो करेगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि अब इसके बाद जमाखोरी कोई कितनी भी करो चलेगी, यानी भंडारण के नाम से उन्होंने कहा कि भाई कितना भी लोग स्टॉक कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। देखिए, जमाखोरों के विरुद्ध कितने साल तक लड़ाई चल रही थी। क्या इसने ज्यादा जमा कर दिया है, निकालो, खींच के निकालो। सब सामान निकालते थे और बेच देते थे, गरीबों को देते थे, और जमाखोरी एक अवैध बात थी। अब जमाखोरी जब अवैध बात थी तो उसको वैध करने का काम इन्होंने कर दिया है। क्यों? और आश्चर्य की बात है कि ये कारण कहाँ आया मालूम है? पहले तो वहां पर जहां हरियाणा में बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस, गोडाउन बन गए, गोदाम बन गए माल रखने के लिए। पहले गोदाउन बने और फिर कानून बना। उनको कैसे पता चल गया था कि ये सब हमको इतना स्टॉक कर सकते हैं, जमाखोरी रद्द हो सकती है? जमाखोरी को भी कानूनन रद्द करने वाले ये लोग हैं कि कोई कितना भी जमा करे उस पर कोई भी बंदी नहीं है। अब कौन जमा करके रख सकता है? किसान तो घर में जमा करके नहीं रख सकता, क्योंकि उसे तो अगला खर्चा करना है, घर का खर्चा करना है, अगली जो फसल है वो लेनी है, उसके लिए काम करेगा कि ये जमा करेगा। किसान जमा नहीं कर सकता, छोटा व्यापारी जमा नहीं कर सकता। फिर ये बड़े बड़े भंडारण के गृह बना दिए हैं, और इन लोगों ने जैसे ही वो बने उसी के बाद ये कानून आ गया। ऐसा लगता है कि वो लोग इंतजार में थे कि जिन्होंने इनको बनाया है कि भैया अब हमारे सब भंडार तैयार हो गए हैं, अब ये कानून कर दो, अब हम खरीद लेंगे। ये बात किसान समझ गया है, जान गया है कि ये कानून हमारे भलाई के लिए नहीं है, ये इनकी भलाई के लिए है।
तो उन्होंने पहली बार जाना, और सिर्फ जाना ही नहीं, उनका बहिष्कार भी करने का आह्वान किया, और पूरे पंजाब में बहिष्कार हो रहा है। दूसरी बात, ये पंजाब से जो लोग आए हैं ये सरदार कौम है, इसमें अधिकतर ज्यादा है, बाकी के लोग है, सभी है, लेकिन इसका नेतृत्व जो कर रहे हैं वो सरदार कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि सरदार ने एक बार जहां झंडा लगा दिया उसको वो झंडा साहब ही कर देते हैं, वो नहीं पीछे हटते। आप किनसे पंगा ले रहे हैं कि जो जिंदगी में कभी हटे नहीं, हमेशा आगे रहे, और जो सच्चे अर्थ में धर्म को जिए। धर्म को जीना क्या कहते हैं ये आप सरदारों से सीखे, सिख धर्म से सीखे, गुरु नानक से सीखे, उनके सभी गुरुओं से सीखे कि धर्म कैसे जिया शास्त्र। हम धर्म कहते हैं, हम धर्म सुनते हैं, हम धर्म की वाहवाह करते हैं, लेकिन धर्म जीते नहीं। सरदार जी धर्म जीते हैं। उन्होंने लंगर चलाए, यहाँ ही नहीं देश विदेश में चलाए। जिस किसी पर भी मुसीबत हो वो उनके लिए मदद लेके पहुंचते हैं। एक सरदार जी ने कहा, जब उन्होंने सीरिया में जो लोग भूखे हैं उनके लिए लंगर चलाया, तो उनको पूछा कि भाई आप तो यहाँ विदेशों में 3-4 ही लोग हैं, आप क्या करोगे? तो उसने कहा, देखो हमारे गुरु ने कहा है कि जब भी किसी पर मुसीबत आती है हमारा घर पूरा खुला हुआ था, जो चीज जिसको जो चाहिए वो ले जा सकता है। इतनी बड़ी बात कह के धर्म जीने वाले लोग आज यहाँ पर आए हैं। दिल्ली में जितने भी मोर्चे निकलते हैं, जुलूस निकलते हैं, और न जाने क्या क्या जिसको हम कहते हैं कि लोग आते हैं अलग अलग तरह के से, दिल्ली देखने आते हैं, मिलने आते हैं, कुछ अपनी बात रखने के लिए आते हैं, और वो जो प्रदर्शन करते हैं उन सारे प्रदर्शनकारियों को दिल्ली के गुरुद्वारा में खाना मिलता है, चाहे वो किसी भी दल का हो। फोन करते हैं लोग, बड़े साहब इनके जो चलाने वाले जो है गुरुद्वारा के प्रबंधक जो है उनको फोन करते हैं कि भाई हमारे 5,000 लोग आ रहे खाना खाएंगे। अरे भैया आने दो, खाने दो। इतने जो उदार लोग हैं, धर्म को जो जीने वाले लोग हैं, भारत का पेट भरने वाले लोग हैं, और जिसको तुम अन्नदाता कहते हो, तुम उसकी बात नहीं सुनते, उससे मिलने नहीं जाते, उसको देखने नहीं जाते, वो ठंड में ठिठुर रहा है कुछ करने नहीं जाते। क्या है ये सत्ताधारी नहीं हो सकते। ये अहंकार में चूर है। अहंकार और चाटुकार में जो लोग फंस गए हैं वो कभी भी आगे नहीं जा सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रकवि दिनकर की जो पंक्ति है वो अब फिर से सिद्ध होने वाली है। पहले बार एक बार सिद्ध हुई थी कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। जनता तो आ गई, लेकिन बाद में फिर जनता चली गई। लेकिन अब और एक बात कहनी है, दिनकर के ही शब्दों में मुझे कहना है कि समर शेष है। अब ये बड़ा युद्ध है, समर शेष है। ये किसानों का है, ये मेहनत कशों का है, ये मजदूरों का है, ये सभी भारत के गरीब जनता का है। और ये समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। इस लड़ाई में तटस्थ रहना सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि तुम तटस्थ रहकर जालिमों को मदद करते हो। इसलिए जो अन्यायी सरकार है, जो अन्यायी लोग हैं, जुल्म करने वाले लोग हैं, उनको आपको जवाब देना चाहिए। तो शाहिर के शब्द मुझे याद आते हैं, जुल्म की जात क्या, जुल्म की बात क्या है, जुल्म जब जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है।